हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो मेरे भाई, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग अभी पढ़ रहे हैं एसएससी सीजीएल मेंस का जो बैच है हमारा 2023 का मेंस का दंगल, हम लोग वो पढ़ रहे हैं। ठीक है। और इसके अंदर हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? पैराजंबल। पैराजंबल की एक क्लास, यानी कि जो पहली क्लास है, जिसके अंदर मैंने सारा का सारा बेसिक्स आपको बताया हुआ है। ठीक है, वो मैंने आपको समझा दिया है। और पहली क्लास के ऊपर इतना तगड़ा रिस्पॉन्स मिला है मुझे, इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है, लगभग उसको 4,500-5,000 लोग जो है देख चुके हैं अब तक। और इतने सारे लोगों ने कमेंट किया, मतलब मेरे को पढ़कर, मैं इसलिए कहता हूँ कि मेरे को कमेंट्स पढ़ के ना बहुत मजा आता है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करता हूँ। मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्स हैं कि मतलब मेरे को पढ़ के मजा आ गया। अगर मैं कुछ गिने चुने कमेंट्स अगर मैं पढ़ूं, ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ, क्लास अभी लेंगे, टेंशन मत लो। जैसे एक दो कमेंट्स है जो मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। 4,400 समथिंग लोगों ने इसको देखा है, ठीक है, जो कि मेरे लिए तो बहुत ही है कि मतलब 4,000 बच्चे पढ़ रहे हैं मुझसे। और लगभग 100 कमेंट्स हैं इसके ऊपर। जैसे देखो, वाओ सर, टू हेल्पफुल, वी नीड दिस टाइप ऑफ क्लास। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, योर हार्ड वर्क आफ्टर आफ्टर वर्क इज कमेंडेबल। ठीक है, उसके बाद मजा आ गया सर, बेस्ट एक्सप्लेनेशन, वाह बहुत अच्छे से समझ में आया सर, PQRS का ट्रिक, नाइस सेशन सर, सर दिस इज रियली हेल्पफुल, वेरी वेरी हेल्पफुल क्लास, फाउंड वेरी प्रोडक्टिव, ये सारे कमेंट्स है। वंडरफुल क्लास सर, ऑसम सर। ठीक है, थैंक यू रोशन सर, बेस्ट सेशन सर, थैंक्स सर, थैंक यू सर, एक्सीलेंट वीडियो, सुपर क्लास सर, बहुत मजा आया सर, भैया बहुत अच्छी क्लास थी। और भैया मैं कुछ गिने चुने कमेंट्स पढ़ता हूँ जो अच्छे थे। भैया कसम से मजा आ गया, सब क्वेश्चन हो रहे हैं, आप ग्रेट हो। ठीक है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बस मेरे को अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच सर, पैरा जंबल इतने अच्छे से आज तक समझ में नहीं आया था, मतलब देख रहे हो। वाह जी, आप तो गजब पढ़ाते हो। मैं आपकी वीडियो पहली बार देखा हूँ, पूरा क्लियर कर देते हो, अब देखो जलवा है हमारा यहाँ पर, है ना। वाह भैया, मजा आ गया अच्छे से पढ़ने में। ठीक है, बहुत सारे हैं, मतलब मैं कुछ गिने चुने ही पढ़ रहा हूँ। देखो एक कमेंट देखो ये, आई फ्लू के बाद उठा हूं, अब 4 डेज स्टॉप रहा सब, सभी वीडियोस मेंस की कंप्लीट कर ली आपकी। भैया कुछ बात है जरूर, भैया कुछ बात है जरूर टीचिंग में आपकी, माइंड कॉन्शियस रहता है और खुद ही अट्रैक्ट हो जाता है, सभी कॉन्सेप्ट्स इजीली क्लियर हो जाते हैं। देख रहे हो, बहुत अच्छा लगा भैया, मजा आ गया भैया। और भैया मैंने पेड बैच भी लिया, लेकिन भैया कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन आपके बैच से सब समझ में आ रहा भैया। मतलब मजा आता मुझे आप लोगों के ना कमेंट्स पढ़ के, बहुत अच्छी सीरीज स्टार्ट की है भैया। मतलब देख लो, ये आप लोगों के सामने कमेंट्स पढ़ रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो, अगर आप लोग को दिखे, ठीक है, तो मतलब जबरदस्त। इसी तरीके से कमेंट्स किया करो, लाइक्स किया करो, मुझे बताया करो। अगर नहीं आता है समझ में तो कोई इशू नहीं है, मत किया करो, अगर समझ में आता तो जरूर किया करो। ठीक है। और जिन्होंने भी पहली क्लास देखी नहीं है, वो भाई पहले जाकर पहली वाली क्लास देख लेना, क्योंकि जितना भी बेसिक्स है वो मैंने पहली क्लास में बता रखा कि पैराजंबल को सॉल्व कैसे करना है, क्या ट्रिक्स लगानी होती है। जैसे ये कुछ बातें हैं, ये कुछ बातें जो मैंने वहां पर एक्सप्लेन की थी, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, इनको मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से आप पैराजंबल को एग्जाम में सॉल्व करोगे, क्या क्या ट्रिक्स होती हैं। तो पहली वाली क्लास अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखी तो जरूर देख लेना। और ये सिर्फ मेंस के लिए नहीं, अगर आपका CHSL का एग्जाम होने वाला है, सीजीएल प्री का एग्जाम होने वाला है, CPU का एग्जाम होने वाला है, या कोई भी वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपका होने वाला है, चाहे चाहे गवर्नमेंट जॉब का कोई भी हो, IBPS का हो, SSC का हो, रेलवे का हो, दिल्ली पुलिस का हो, कोई भी हो, कहीं पर भी जहां पर पैराजंबल आता हो, उसके लिए आप ये वीडियो देख जाना। तो मोर देन इनफ है, मतलब इसके बाद आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ, आप इजीली जो है क्वेश्चंस को कर लोगे, जो जो तरीके मैंने बताए हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको 10 बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल्स मैंने आपको सॉल्व करके बताए थे ट्रिक्स के साथ में। आज मैं 11वें एग्जाम्पल से शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बातें जो है मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप इसको एक बार देख लो ताकि आपको याद रहे हमने क्या क्या पढ़ लिया था। ठीक है भाई, मैंने क्या क्या समझाया था, मैं शॉर्ट में फटाफट से बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको कोशिश करनी होती है कि फर्स्ट लाइन या फर्स्ट सेंटेंस आपको ढूंढना है, बेसिकली इंट्रो, मतलब वो लाइन जिसके अंदर इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है किसी का, ठीक है, या किसी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग लाइन, स्टार्टिंग का जो सेंटेंस होता है। फिर आपको कोशिश करनी होती है लास्ट लाइन या लास्ट सेंटेंस अगर आपको मिल जाए जिसमें कंक्लूजन होता है। इसको अच्छे से एक्सप्लेन मैंने पहली वाली वीडियो में किया, जाके देख लो। आज मैं थोड़ा सा फास्ट करने वाला हूँ, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहली क्लास देख ली है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे आ रहे हो तो जाओ पहले पहली क्लास देख के आओ, क्योंकि मेन तो वही है, आज तो प्रैक्टिस है। ट्राई टू मेक पेयर ऑफ सेंटेंसेस, ये मैंने बताया था, ये वो चीज है, ये जो आपकी किस्मत के तारे चमका देगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने पेयर बनाना सीख लिया कि पेयर कैसे बनता है, तो मेरे भाई तुम 60% या 80% जंग तो तुम वहीं जीत गए, क्योंकि तुमने 2 या 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही दिए। दो अगर अगर तुमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो तुम्हारा क्वेश्चन आसान हो गया, तुम्हारे पास 2 बचे, 2 में से इजी होता है। अगर 3 एलिमिनेट कर दिए तो तुम्हें पता एक ही बचा, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है तो जाओ पहली क्लास देख लो। उसके बाद क्या है, लुक एट द ऑप्शंस केयरफुली। आपको ऑप्शंस को भी देखना होता है, क्योंकि ऑप्शंस अलग अलग कैटेगरी में दे रखे होते हैं, और ऑप्शंस की कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं
ये भी मैंने पहले वाली वीडियो में समझा रखा है, तो जाके एक बार देख लेना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सपोर्टिंग स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट या सेंटेंस में आपको दिस दैट दीज दोज या सच सेम सिमिलरली दिखाई दे जाए, इनको हम बोलते हैं सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स। यानी कि इनसे कभी भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्या होते हैं, सपोर्टिंग होते हैं। यानी कि जिसको ये सपोर्ट करेंगे वो सेंटेंस हमेशा इससे पहले आएगा, तो इससे पहले आने की कुछ ना कुछ तो आएगा, इसलिए कभी भी इससे शुरू नहीं हो सकता सेंटेंस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एम्फेटिक सेंटेंस, ऐसी ऑल्सो इवन इनफैक्ट रियली टू, ये भी क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं एम्फेटिक सेंटेंसेस, जिनमें ये आ जाए। तो ऐसी इनसे भी शुरुआत नहीं हो सकती सेंटेंस की, क्योंकि अगर ये आ रहा है किसी भी सेंटेंस में, तो इसका मतलब उससे पहले भी कुछ ना कुछ आएगा जिसको ये एम्फेसाइज करेगा। तो ये पेयर बनाने के लिए बहुत जरूरी होती है दो चीजें, एक सपोर्टिंग स्टेटमेंट और एक आपका एम्फेटिक स्टेटमेंट क्या होता है, ये आपको जरूर याद होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलो पहले आप क्या करोगे, स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चंस को खुद ट्राई करोगे। ये क्वेश्चन ना तो मैंने खुद बनाए हैं, ना मैंने ऑप्शंस खुद बनाए हैं। ये अभी जो एसएससी सीजीएल 2023 का एग्जाम हुआ था प्री का, जिसकी आंसर की अभी कुछ दिन पहले आई थी, लगभग एक वीक हो गया, शायद एक वीक से ज्यादा ही हो गया। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने वहीं से निकाले हैं। ये बेस्ट बेस्ट जितने भी क्वेश्चन है मैंने सारे वहीं से निकाले हैं, ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन है, मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, और ऑप्शन भी सेम है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। ठीक है भाई, चलो पहले आप स्क्रीन को पॉज करके, जो पिछली क्लास अगर आपने देखी है तो उसमें जो चीजें मैंने बताई है उसकी मदद लेके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। चलो आई होप आपने कर लिया होगा पॉज करके। अब मैं इसको सॉल्व करवाता हूं। देखो भाई, सबसे पहले ऑप्शंस को देखो। ऑप्शन में शुरुआत किस किस से हो रही है, बी से और सी से, यानी कि ना तो मेरा सेंटेंस डी से शुरू हो सकता और ना ए से शुरू हो सकता, यानी कि मेरे पास दो ऑप्शन बच गए, बी और सी, इन दोनों में से किसी एक से होगा। ठीक है, अब बी वाला पढ़ो एक बार ध्यान से देखो। बी में क्या कह रहा है, फॉर इंस्टेंस। फॉर इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल। फॉर इंस्टेंस का मतलब फॉर एग्जाम्पल। अब तुम एक सीधी सी बात बताओ, क्या किसी भी सेंटेंस की शुरुआत फॉर एग्जाम्पल से हो सकती है? भाई पहले मैं कुछ बात आपको बताऊंगा, मैं कुछ बोलूंगा कि भाई देखो ऐसा ऐसा होता है, जब हम ऐसा करते हैं तो ऐसा हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल। तो यानी कि फॉर एग्जाम्पल तभी बोलते हैं जब हम उससे पहले कुछ बोल चुके होते हैं। अपनी बात को ही एम्फेसाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, बात में एग्जाम्पल जोड़ते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि भाई तुझे पता है जब हम ऐसा करते हैं ना तो ऐसा हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल मान लिया एक लड़के ने उसको, तो मैंने एग्जाम्पल कब दिया, मैंने पहले एक बात बोली अपनी, उसी बात को एम्फेसाइज करने के लिए, उसी बात को ज्यादा मतलब अच्छे से प्रूव करने के लिए मैंने एग्जांपल दिया। तो फॉर एग्जांपल तभी तो बोलेंगे जब उससे पहले कुछ आ चुका होगा। तो डायरेक्ट फॉर एग्जांपल से आप सेंटेंस को कैसे शुरू कर लोगे, है ना? तो यानी कि बी से तो शुरू नहीं हो सकता। तो देखो दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, 50% काम आपका हो गया। अब आपके पास दो बचे, सी वाले दोनों के दोनों है, तो इसको भी हटा दो। अब पढ़ो सी को, देखो क्या लिखा है। इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के कुछ सालों में, while the courts have come out with strong orders on environmental issues, these have sometimes affected people's livelihoods adversely। यानी कि आपको पता है सी से शुरू तो हो ही रहा है। अब सवाल यह है कि भाई इन दोनों में से कौन सा आंसर है। तो मैंने क्या बताया, जब भी आपको ऐसा लगे दो फंस रहे हैं, दोनों की शुरुआत सेम से हो रही है, तो पेयर बना लो। देखो पेयर कैसे बनाओगे, मेरे को इस वाले में देखो, पहले इसको पढ़ो, बट। तो बट तो तभी आएगा जब इसका कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी होगा। भाई बट क्या है, एक कंजंक्शन है, और बट क्या करता है, दो ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ता है जो आपस में क्या हो, कॉन्ट्राडिक्टरी हो, आपस में क्या हो, कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी कि एक दूसरे को क्या करे, कॉन्ट्राडिक्ट करें, एक दूसरे के ऑपोजिट हो बिल्कुल। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट क्या है, या तो आप वो ढूंढ लो तो आप पेयर बना सकते हो। ठीक है, या फिर कुछ और ढूंढने की कोशिश करो। बी वाले को पढ़ो, फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल द कोर्ट्स डायरेक्टेड इंडस्ट्रीज इन रेसिडेंशियल एरियाज इन दिल्ली टू क्लोज डाउन और शिफ्ट आउट ऑफ द सिटी। ठीक है, अब इसको पढ़ो, सेवरल ऑफ दीज इंडस्ट्रीज। अब देखो दीज इंडस्ट्रीज, सेवरल ऑफ दीज इंडस्ट्रीज, इन इंडस्ट्रीज में से बहुत सारी, सेवरल मतलब कुछ या बहुत सारी कह सकते हो। ठीक है, ऑफ दीज इंडस्ट्रीज, अगर मैं किसी के साथ भी दिस दैट दीज या दोज लगाता हूं, तो अभी मैंने आपको बताया था दिस दैट दीज दोज लगने का मतलब होता है कि वो सपोर्टिंग स्टेटमेंट बन जाता है। यानी कि जिसको भी ये सपोर्ट कर रहा होगा डी वाला, वो हमेशा इससे पहले आएगा, डी से पहले आएगा। तो अगर इसके अंदर दीज इंडस्ट्रीज है तो जाहिर सी बात है जिस स्टेटमेंट को ये सपोर्ट करेगा उसमें भी इंडस्ट्रीज की ही बात हो रही होगी। तो इंडस्ट्रीज की बात किसी में हो रही है, इसी में हो रही है। देखो बी वाले में, क्या और किसी में इंडस्ट्रीज की बात हुई है? तो आप कहोगे नहीं सर और किसी में इंडस्ट्रीज की बात नहीं है। पढ़ के देख लो, ना बी में इंडस्ट्री, ना ए में इंडस्ट्री की बात है, ना सी में इंडस्ट्री की बात है, बी में है। यानी कि डी जो है, मुझे पता था सपोर्टिंग स्टेटमेंट है क्योंकि इसमें दीज आ रहा है। ठीक है, और सपोर्टिंग स्टेटमेंट है तो सपोर्ट किसको कर रहा है, बी को। क्योंकि देखो फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल द कोर्ट्स डायरेक्टेड इंडस्ट्रीज इन रेजिडेंशियल एरियाज, कि रेजिडेंशियल एरियाज में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं दिल्ली के अंदर, या तो वो क्लोज कर लो या तो भैया सिटी के बाहर शिफ्ट कर लो। सेवरल ऑफ दीज इंडस्ट्रीज, और इन इंडस्ट्रीज में से कुछ, तो किन इंडस्ट्रीज में से, इन इंडस्ट्रीज में से। जब आपको बोला जा रहा है सेवरल ऑफ दीज इंडस्ट्रीज, तो दीज लगाने का मतलब यहां पर एम्फेसाइज किया जा रहा है या सपोर्ट किया जा रहा है
कि इन इंडस्ट्रीज में से कुछ नहीं, तो किन इंडस्ट्रीज में से, पहले इंडस्ट्रीज के बारे में बताया गया होगा, तो इंडस्ट्रीज के बारे में यहां बताया गया है, यानी कि आपको पता है डी के पहले क्या आएगा, बी आएगा। अच्छा, आपको पता है सी से शुरू होगा और आपने पेयर बना लिया बी डी, तो देखो सी से शुरू ये भी है, सी से शुरू ये भी है, लेकिन अगर मैं पेयर की बात करूं डी बी, सॉरी बी डी, तो इसमें बन रहा पेयर बी डी, क्या इसमें बी डी का पेयर बन रहा? आप कहोगे सर नहीं बन रहा, खत्म हो गया, ये आ गया इसका आंसर। समझ में आया? तो इस तरीके से आपके सारे सवाल हो जाएंगे, आपको किसी भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन करके दिखाना है आपको फटाफट से, बताओ जल्दी से, स्क्रीन को पॉज करके करो आप जल्दी से। देखो ऑप्शंस को देखो, सबसे पहले ऑप्शन को देखना होता है ए डी बी डी, यानी कि सी कहीं पर भी नहीं है, यानी कि सी से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, सी से शुरू नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप पढ़ो ए, मतलब पहले देखो डी, डी या ए, या किससे होगा, बी से होगा, किससे होगा, तो पहले पढ़ो आप। द शॉपमैन वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन सेलिंग दिस क्रीमी बॉक्स, द शॉपमैन वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन सेलिंग इन दिस क्रीमी बॉक्स, इसमें मुझे दिस दिखाई दे गया, दिस दिखाई दे गया, और मुझे पता है दिस दैट दिस दोस जिसमें आता है उसको हम बोलते हैं सपोर्टिंग स्टेटमेंट, यानी कि जिसको ये सपोर्ट कर रहा होगा उससे पहले, इससे पहले वो आएगा, यानी कि ए जो है सपोर्टिंग है, यानी कि इससे पहले जो भी होगा ए वाला उसी को सपोर्ट कर रहा होगा। तो यहां पर अगर मैंने बोला दिस, दिस किसके साथ लगा, क्रीमी बॉक्स के साथ में, तो यानी कि किसी न किसी सेंटेंस के अंदर इसी बॉक्स के बारे में बताया गया होगा, तभी इसमें क्या बोला जरा, दिस क्रीमी बॉक्स, क्योंकि पहले क्रीमी बॉक्स के बारे में बताया गया होगा। पढ़ो जरा, द मैन ऑन द काउंटर शोड हर एन एक्सक्विसाइट लिटिल इनेमल बॉक्स विद अ वेरी फाइन ग्लेज, चमक थी उसके अंदर, एज इफ, जैसे कि, एज इफ मतलब मानो, बेक्ड इन क्रीम, मतलब उसने उसको एक बॉक्स दिखाया, ऐसा लग रहा था बॉक्स को देखकर जैसे कि वो किस में पका हो या किस में बना हो, क्रीम में बना हो, और ऊपर उसी क्रीमी बॉक्स की बात हो रही है। पढ़कर ये आपको पता लग रहा है, मैंने कुछ नहीं किया इसके अंदर। देखो कह रहा है कि द मैन ऑन द काउंटर शोड हर एन एक्सक्विसाइट लिटिल इनेमल बॉक्स विद अ वेरी फाइन ग्लेज, बहुत ही चमक थी उसके अंदर, एज इफ मानो बेक्ड इन क्रीम, जैसे क्रीम में बना हो। द शॉपमैन वाज वेरी इंटरेस्टेड इन सेलिंग दिस क्रीमी बॉक्स, मतलब पहले उस बॉक्स को इसने क्या किया, एक्सप्लेन किया कि एक बॉक्स है जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो क्रीम में बना हो, और उसी क्रीमी बॉक्स को ऊपर एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से कि भाई वो उस क्रीमी बॉक्स को बेचना चाह रहा था, यानी कि पहले एक बॉक्स को इंट्रोड्यूस किया कि भाई एक बॉक्स है जो क्रीम की तरह है, और ऊपर उसी बॉक्स को एक पूरा एडजेक्टिव बनाकर क्या लिख दिया, क्रीमी बॉक्स। यानी कि ये जो दिस था ये सपोर्टिंग था, कि क्यों सब किसको सपोर्ट कर रहा था, ये बी को सपोर्ट कर रहा था, यानी कि आपको पता है ए से पहले क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर ए से पहले बी यहां भी है, सर ए से पहले बी यहां भी है, दो ऑप्शन है मेरे पास, ए और एक और चार, यानी कि ये दोनों तो कट सकते हैं, काट सकते हो आप सीधा का सीधा। अब आपको देखना है, देखो डी से शुरुआत दोनों में है, तो आपको एक और पेयर बनाना पड़ेगा। पेयर कैसे बना सकते हो, देखो आप मुझे बताओ, सेंटेंस की शुरुआत आपको पता है डी से होगी, ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है, अच्छा एक बार देख लो, क्या ए से शुरू हो सकता था, द शॉपमैन वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन सेलिंग दिस क्रीमी बॉक्स टू हर, टू हर, अगर आप इससे शुरू करते तो क्या आपको लग रहा है कि ये इंट्रो आपको दे रहा है, द शॉपमैन वॉज वेरी इंटरेस्टेड, कि जो शॉपमैन था, पहली बात तो शॉपमैन के साथ द लगा है, यानी कि शॉपमैन को क्या किया जा रहा है यहां पर, एक मतलब वो यूनिक, यूनिक कह रहे हैं यार उसको, डेफिनेट किया जा रहा है, इसको क्या किया जा रहा है, डेफिनेट। शॉपमैन को यूनिक चीज तो है नहीं वर्ल्ड में, फिर भी इसके साथ द लगा है, तो मैंने बताया था जब कोई भी यूनिक चीज ना हो फिर भी इसके साथ में द लगे, मतलब उसको डेफिनेट किया जा रहा है, उसको निश्चित किया जा रहा है, यानी कि कोई खास शॉपमैन है जिसकी बात हो रही है। ठीक है, तो इससे शुरुआत नहीं हो सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले शॉपमैन के बारे में बात हुई होगी, तभी यहां पर शॉपमैन के साथ द लग रहा है। और वैसे भी देखो, द शॉपमैन वाज वेरी इंटरेस्टेड इन सेलिंग दिस क्रीमी बॉक्स, इस क्रीमी बॉक्स को, तो ये तो वैसे भी आपको पता है क्या सपोर्टिंग है, तो ये ए से तो शुरू हो ही नहीं सकता, इसलिए कट गया ये। बी देखो, द मैन ऑन द काउंटर शोड हर, देखो शोड हर उसको दिखाया, किसको दिखाया, अगर आप डायरेक्ट इससे शुरू करते हो, द मैन ऑन द काउंटर शोड हर एन एक्सक्विसाइट लिटिल इनेमल बॉक्स, कि सीधा सीधा यहां पर बोला जा रहा है कि उस व्यक्ति ने हर, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट है ना उसको दिखाया है, तो उसको मतलब किसको, इसका सब्जेक्ट कहीं ना कहीं पहले होगा ना, या तो पहले कहीं ना कहीं शी दिया गया होगा, या किसी लेडी का नाम वगैरह दिया गया होगा, तभी तो बोला गया होगा हर, इसी के लिए तो यूज हुआ है, यानी कि बी से शुरू नहीं हो सकता। और वैसे भी मैंने आपको पेयर तो बता ही दिया कि भाई ए और बी और ए का पेयर बन रहा है, तो इन दोनों में बन रहा है। अब देख लो, डी से शुरू है, ये तो कंफर्म है क्योंकि दोनों में डी है। अब आपको ये देखना है कि डी के बाद सी आएगा या डी के बाद बी आएगा। ठीक है, बस इतना चेक कर लो, चलो पढ़ो। शी वेंट इनसाइड अ लिटल, यहां से शुरू है, ये सब्जेक्ट है प्रॉपर। शी वेंट इनसाइड अ लिटिल एंटिक शॉप, वो एक पुराने से एंटिक शॉप, यानी कि जहां पर पुरानी चीजें मिलती है वहां पर गई, इन कर्जन स्ट्रीट, दिस वाज द यूजुअल, दिस वाज द यूजुअल शॉप, ये वही मतलब यूजुअल शॉप है, वेयर द शॉपकीपर वाज रिडिकुलसली फॉन्ड ऑफ सर्विंग हर, जहां पर जो शॉपकीपर था वो रिडिकुलसली फॉन्ड ऑफ का मतलब शौकीन था, सर्विंग हर मतलब जब भी वो लेडीज की दुकान पर जाती थी तो उसका उसका बड़ा मन करता था शॉपकीपर का जाके उसको सर्व करना,
उसको बताना कि बताइए मैडम क्या लेंगी। अब डी के बाद सी पढ़ो, एज द बॉक्स वॉज टू एक्सपेंसिव। देखो बॉक्स के साथ में द लगा है, बॉक्स दुनिया में कोई यूनिक चीज तो है नहीं ना, तो इसके साथ द तो नहीं लगेगा भाई, यूनिक चीजों के साथ द लगता है। लेकिन फिर भी अगर बॉक्स के साथ द लगाया तो मैंने पहली क्लास में बताया था कि इसको डिफाइन किया जा रहा है, इसको डेफिनेट किया जा रहा है, इसको खास बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पहले कहीं ना कहीं बॉक्स के बारे में जिक्र हो चुका होगा। लेकिन आपने जब डी को पढ़ा तो क्या डी में कहीं पर भी आपने बॉक्स का जिक्र देखा? तो आप कहोगे नहीं सर डी में तो कहीं भी बॉक्स का जिक्र नहीं है। तो जब डी में बॉक्स का जिक्र है ही नहीं तो क्या डी के बाद सी लिख दोगे? तो आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि जब तक कहीं ना कहीं बॉक्स के बारे में ना बताओ तब तक बॉक्स के साथ द नहीं लगाओगे। यानी कि डी के बाद सी तो नहीं आ सकता, नहीं आ सकता तो कट गया, एक ही आंसर है, खत्म। अब देखो डी के बाद बी है और जो सी है वो असल में ए के बाद है, क्योंकि देखो सी है द बॉक्स और ए में बॉक्स के बारे में बता रखा है, देखो बता रखा है क्रीमी बॉक्स और इसी बॉक्स के लिए क्या लगा रखा है, द बॉक्स। तो पेयर एक और बन गया आपका एसी का, तो आपका आंसर आ गया डी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको समझा रहा हूं। नहीं आ रहा है तो बता देना, और आ रहा है तो फिर वही प्यारे प्यारे कमेंट्स करके लाइक करके मुझे बताते रहना, ठीक है। मैं बहुत आराम आराम से एक एक चीज को एक्सप्लेन करके आपको समझा रहा हूं। आप इस क्वेश्चन को करो जल्दी से 13। ऑप्शंस देखो, स्क्रीन को पॉज करके कर लो। अब ऑप्शन देखो, सी डी डी बी, यानी कि ए से तो शुरू नहीं हो सकता, हटा दो उसको। चलो पढ़ो, बताओ आप आंसर बताओ जल्दी से। 13 देखो, सी से शुरू हो सकता है क्या? अब आपको देखना सी से होगा, डी से होगा या बी से होगा। तो पहले बी वाले को देखो, विद इन द स्पैन ऑफ 1 ईयर, एक साल की गैप के दौरान, एन पोंगो, एन पोंगो, एन का जो पोंगो था, ग्रू डबल द साइज, उसका साइज क्या हो गया, डबल हो गया, ठीक है, यानी कि पहले का डबल साइज हो गया उसका। एंड द नीड टू ऑब्टेन अ मेट फॉर हिम, एंड नीड टू ऑब्टेन अ मेट, मेट माने साथी, फॉर हिम अरोज, मतलब नीड, जो नीड थी, जरूरत थी, वो बढ़ने लगी उसके लिए एक साथी की। फॉर इट बिकम्स अनसेफ फॉर द ह्यूमंस अराउंड, क्योंकि आसपास के जो ह्यूमंस हैं उनके लिए क्या है, खतरनाक है, ठीक है। अब आप पढ़ो जरा सी को, सी को पढ़ो, एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर को, ही वॉज ब्रॉट आउट ऑन टू द लॉन टू शो ऑफ, कि हर दोपहर को उसको जो है बाहर लाया जाता था टू शो ऑफ हिज स्किल्स इन फ्रंट ऑफ हिज एडमायरर्स। अगर आप सोचो, अगर आप सीधा सी से शुरू करते हो, एक चीज बताओ, अगर आप सीधा सी से शुरू करते हो, एवरी आफ्टरनून ही वॉज ब्रॉट आउट, उसको बाहर लाया जाता था, ही वॉज ब्रॉट आउट, उसको बाहर लाया जाता था, ऑन टू द लॉन टू शो ऑफ स्किल्स, उसके स्किल्स को दिखाने के लिए, इन फ्रंट ऑफ द एडमायरर्स, उसके एडमायरर्स के सामने। तो आपको क्या ये पता लग रहा है कि यहां पर किसकी बात हो रही है, किसको बाहर लाया जा रहा है, कौन अपने स्किल दिखा रहा है, कहां पर स्किल दिखा रहा है, उनके एडमायरर कौन है? सीधा लिखा है हर दोपहर को उसको बाहर लाया जाता था लॉन में, अपने स्किल्स को दिखाया करता था। तो यहाँ पर कौन है, जानवर दिखा रहा है स्किल, या कोई इंसान अपने स्किल दिखा रहा है, किसके सामने दिखा रहा है? तो एक अच्छा इंट्रो तो नहीं है ये, तो मैं इसको नहीं मानूंगा आंसर। वैसे भी आगे अभी और भी तरीका बताऊंगा। यानी कि अब डी वाला पढ़ो, ओइंग टू हिज अट्रैक्टिव अपीयरेंस, उसके अट्रैक्टिव अपीयरेंस की वजह से, एंड डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन की वजह से, गुड मैनर की वजह से, एंड डेवलप्ड सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से, एन पोंगो सून बिकेम द डार्लिंग ऑफ द जू। अपनी इन खूबियों की वजह से जो एन पोंगो था, एन का जो पोंगो था, सून बिकेम द डार्लिंग ऑफ द जू, वो जल्दी ही मतलब सारे जू का क्या बन गया, प्यारा बन गया। तो ये एक इंट्रो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंट्रो दिया गया कि अपने अट्रैक्टिव अपीयरेंस की वजह से, डिस्पोजिशन, गुड मैनर की वजह से वो जू का प्यारा बन गया, यानी कि डी से शुरू हो सकता है, ठीक है। और चलो मैंने मान लिया तुम्हारी बात की सर समझ नहीं आ रहा, तो बी से भी हो सकता है। तो मैंने इसमें सबसे आसान तरीका क्या बताया, जब तुम्हें लगे कि सर समझ नहीं आ रहा शुरू किससे होगा, तो क्या करो, पेयर बनाओ। चलो पेयर बनाते हैं। एक बात बताओ जरा, इस वाले सेंटेंस को पढ़ो, विद इन द स्पैन ऑफ 1 ईयर एन पोंगो ग्रीव द डबल द साइज एंड द नीड टू ऑब्टेन अ मेट फॉर हिम, उसके लिए एक मेट की जो आवश्यकता थी वो जाग खड़ी हुई कि वो उसके लिए क्या चाहिए, मेट यानी कि एक साथी चाहिए। फॉर इट बिकम्स अनसेफ, क्योंकि काफी अनसेफ है, फॉर द ह्यूमंस अराउंड, आसपास के लोगों के लिए। अब जरा ए वाले को पढ़ना, इट कुड पॉसिबली लीड टू सीरियस इंजरीज। देखो इसके अंदर बात की जा रही है कि भाई ह्यूमंस के लिए अनसेफ है। अनसेफ क्यों है पता है? क्योंकि इससे उनको सीरियस इंजरी हो सकती है, हेंस इसीलिए अ मेट, देखो इसके अंदर भी मेट की ही बात हो रही थी, भाई उसके लिए एक मेट की आवश्यकता, और इसके अंदर भी वही बात की जा रही है, हेंस इसीलिए अ मेट फॉर एन पोंगो बिकेम इनएविटेबल, अनिवार्य बन गया। भाई इसके अंदर आपको बताया कि एन पोंगो जो था वो दूसरों के लिए यानी कि ह्यूमंस के लिए अनसेफ था, और इसके अंदर आपको बताया अनसेफ क्यों था, क्योंकि उसकी वजह से लोगों को इंजरी हो सकती थी, और इसीलिए भैया जरूरी है उसके लिए मेट होनी चाहिए। यानी कि आपको पता लग गया कि बी और ए का बहुत अच्छा पेयर बन रहा है, यानी कि पहले बी आएगा फिर ए आएगा। तो बी और ए किसमें आपको दिख रहा है, बी और ए आपको इसमें दिख रहा है क्या, किसी और में बी और ए दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, तो आंसर आ गया।
तो एग्जामिनर भी ऑप्शंस इसी तरीके से बनाता है, जब आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर पहले क्या आएगा समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे में हमेशा पेयर बना के देख लो, क्योंकि पेयर वाला तरीका सुपर हिट है। अगर आपने पेयर बना लिया तो मतलब आपका जो आधा काम है वही सॉल्व हो गया। ठीक है भाई। और वैसे भी देखो डी और सी, डी से तो आपको पता है ये शुरू हो सकता था, एक अच्छा इंट्रो था, और आपको पता है इसके बाद जस्ट ये आ सकता था, क्योंकि इसमें एन एन के पोंगो की बात की गई कि वो जू का डार्लिंग बन गया, और उसके बाद इसके अंदर उसी के बारे में बताया जा रहा है कि यार दोपहर को उसको बाहर लाया जाता था, वो अपनी स्किल्स को दिखाता था, तो इसी के जस्ट बाद ये वाला मैच हो रहा है, तो यानी कि डी के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो डी के बाद सी इसी वाले में था, तो यही आंसर हो जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करो जरा फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी करो, स्क्रीन को पॉज करके आप कर लिया करो। अब एक बार जरा ऑप्शन को देखो, ए बी सी डी, यानी कि चारों ऑप्शन अलग अलग है। ठीक है भाई, अब आपको चारों देखना कि किससे शुरू नहीं हो सकता है, पहले तो उसको एलिमिनेट कर दो। पहला है बट एट द सेम टाइम, तो क्या बट से शुरू हो सकता है? भाई बट से तब तक नहीं होगा जब तक इसके पहले कोई ऐसा सेंटेंस ना हो जिसको ये कॉन्ट्राडिक्ट करे, मतलब जिसके खिलाफ हो ये, क्योंकि बट का मतलब होता है लेकिन, और लेकिन क्या करता है, दो ऑपोजिट सेंटेंसेस को जोड़ता है, तो बट से शुरू नहीं हो सकता, तो ए वाला जो है वो कट गया। बी वाला देखो, द एसेंस ऑफ सस्पेंस इज वेदर द रीडर विल बी एबल टू गॉज द क्रिमिनल बिफोर द डिटेक्टिव टेल्स हु ही इज। ठीक है, हो सकता है, चलो मान लिया। अब सी वाले को पढ़ो, दिस लीड्स टू, देखो क्या सी से शुरू हो सकता है, तो आपको सर नहीं हो सकता, रीजन क्योंकि दिस लीड्स, ये हमें लीड करता है, लेके जाता है, किसकी तरफ लीड करता है और कौन लीड करता है? पहली बात, दिस जो आ रहा है आपको पता है क्या कर रहा है, सेंटेंस को क्या बना रहा है, सपोर्टिंग बना रहा है, मैंने बताया था दिस दैट सच सेम, बताया था ना, सपोर्टिंग बनाता है, तो यानी कि जिसको ये सी सपोर्ट कर रहा होगा वो इससे पहले आएगा, यानी कि सी से तो कभी शुरू नहीं होगा, लेकिन मुझे ये पता लग गया कि हाँ सी से पहले कोई ना कोई ऐसा आएगा जिसको सी सपोर्ट करेगा, तो आपको बस ये ढूंढना है कि जो दिस है किसके लिए लगा है, अगर आपने इतना भी ढूंढ लिया तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दो ऑप्शन तो कट गए। अब देखो बी और डी, क्या बी से शुरू हो सकता है या डी से शुरू हो सकता है? अब देखो डी पढ़ो, इट इज फाउंड, ऐसा देखा गया है, दैट व्हेन वन नोज, कि जब कोई व्यक्ति जानता है अ जॉनर या जॉनरा एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड रूल्स, इट में ऑफ्टन नॉट मेक अस एंजॉय अ पीस ऑफ लिटरेरी वर्क इन द सेम मैनर एज वन यूजुअली डज, कि अगर एक व्यक्ति किसी जॉनरा को जानता है एंड इट्स स्ट्रक्चर्स एंड रूल्स, इट में ऑफन नॉट मेक अस एंजॉय अ पीस ऑफ लिटरेरी वर्क इन द सेम मैनर एज वन यूजुअली डज। तो यहां से एक इंट्रो तो मुझे मिल रहा है कि हाँ, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति अगर एक जॉनरा को जानता है, यानी कि डी से शुरू हो सकता है। अब आप क्या करोगे इसके अंदर भाई, अब आप इसके अंदर बनाओगे पेयर। ठीक है, कैसे पेयर बनाओगे आप इसके अंदर, देखो आपको पता है, आपने इसको देखा था दिस को, तो किसके लिए लगा होगा जरा इसको ढूंढ लो, अगर आप इसको ढूंढ ले तो, या फिर मैं, मेरे को एक और पेयर यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो मेरे को पढ़ते पढ़ते दिखाई दे गया। देखो क्या दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये वाला। अगर मैं देखो इसको पढ़ो एक बार, दिस लीड्स टू अ डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच, कि ये हमें एक डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच की तरफ लीड करता है, टू अंडरस्टैंडिंग, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, टू अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर इन जनरल, अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर इन जनरल एंड डिटेक्टिव फिक्शन इन पर्टिकुलर। ठीक है, कि हमें हमारी दो अलग अलग अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर इन जनरल, एक जनरल लिटरेचर, और एक डिटेक्टिव फिक्शन वाली जो होती है उसका एक पर्टिकुलर हमारा जो है अंडरस्टैंडिंग अप्रोच बन जाता है। ठीक है, और जरा अब आप एक बार काम करो, अब आप ए वाले को पढ़ो जरा, ठीक है, या बी वाले को पढ़ो, द एसेंस ऑफ सस्पेंस इज वेदर द रीडर विल बी एबल टू गॉज द क्रिमिनल, कि क्या जो रीडर है क्या वो क्रिमिनल को पहचान पाएगा बिफोर द डिटेक्टिव टेल्स हु इज, यानी कि इसके अंदर डिटेक्टिव फिक्शन की बात की जा रही है कि भाई हमें डिटेक्टिव फिक्शन की जो पर्टिकुलर जॉनरा है उसको समझने में मदद मिलती है, और उसके समझने से क्या होता है, जो हमारे अंदर सस्पेंस का एसेंस है वो क्रिएट होता है, जिसकी मदद से हम जो रीडर्स है वो पहचान लेते हैं कि क्रिमिनल कौन है इससे पहले कि डिटेक्टिव उनको बताए। यानी कि मुझे पता लग रहा है कि भाई सी के बाद बी जो है ना वो पेयर कर रहा है, सी के बाद बी का पेयर बन रहा है, तो सी के बाद बी जो है इन दोनों में से कहां दिख रहा है आपको, सी के बाद बी मुझे यहां दिख रहा है, तो मैं ये आंसर लगा सकता हूं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और देखो इसकी मदद से मुझे एक चीज पता लगा कि सी से पहले ए है, तो असल में सी में क्या था, दिस लीड्स टू अ, और सी से पहले ए है, तो मतलब सी जो है ए को सपोर्ट कर रहा होगा, पढ़ के देख लो एक बार। बट एट द सेम टाइम दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये भी सच है, दैट व्हेन वन रीड्स ऑफ वर्क्स ऑफ द सेम जॉनरा, कि अगर कोई व्यक्ति एक ही जॉनरा के वर्क को पढ़ता है, वन नेचुरली कम्स टू नो अ रफ स्ट्रक्चर ऑफ दैट जॉनरा। ठीक है, तो और उसी को ये क्या कर रहा है, उसी को आगे क्या कर रहा है, उसी बात को कंक्लूड कर रहा है, या फिर आप इसको भी देख सकते थे बट है ये। ठीक है, अगर ये बट है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉन्ट्राडिक्टरी वाले को ही कनेक्ट कर रहा होगा, और मुझे पता है यहां पर भी जॉनरा की बात हो रही है कि बट एट द सेम टाइम अगर हम केवल एक ही जॉनरा को पढ़े, और यहां पर क्या बोल रहा था कि अगर हम अलग अलग जॉनरास की बुक पढ़े, देखो ना, इट इज फाउंड दैट व्हेन वन नोज अ जॉनरा एंड इट्स स्ट्रक्चर्स एंड रूल्स, इट मे ऑफ्टन नॉट मेक अस एंजॉय अ पीस ऑफ लिटरेरी वर्क इन द सेम मैनर एज वन यूजुअली डज।
कि मतलब अगर आप उस जॉनरा के स्ट्रक्चर को, रूल्स को जानते हो, तो जैसे नॉर्मल आपको वो पढ़ते हो, लिटरेचर पढ़ते हो, और अगर आप जॉनरा को जानते हो, तो जॉनरा को जानने के बाद जब आप लिटरेचर पढ़ोगे तो दोनों में बहुत अंतर होगा, आपके पढ़ने का जो पर्सपेक्टिव वो बदल जाएगा पूरी तरीके से। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये भी सच है, ये भी सच है, दैट व्हेन वन रीड्स अ फ्यू वर्क्स ऑफ द सेम जॉनरा, कि अगर आप एक ही जॉनरा की कुछ किताबें पढ़ते हो, वन नेचुरली कम्स टू नो अ रफ स्ट्रक्चर ऑफ दैट जॉनरा, तो अपने आप ही जॉनरा के बारे में आपको पता लगता जाता है, आपको रूल से स्ट्रक्चर ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपको नहीं लग रहा कि हाँ डी और सी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, एक दूसरे के कहीं ना कहीं एक दूसरे के थोड़े बहुत ऑपोजिट भी हैं और एक दूसरे के साथ में परफेक्टली मैच भी हो रहे हैं। तो आपको पता है कि डी के बाद क्या आएगा, सॉरी डी सी नहीं, डी और ए, डी और ए, आपको पता लग रहा है कि डी के बाद ए आएगा, तो डी के बाद ए किस में दिख रहा है, इसी में दिख रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15, बताओ जरा इसका आंसर फटाफट से 15 का। ऑप्शंस देखो, ए सी और डी है, यानी कि बी से शुरू नहीं हो सकता। ठीक है, बताओ भाई जल्दी से फटाफट। ए से देखो शुरू हो सकता है क्या, ग्राफोलॉजी टेल्स देम अबाउट द कैंडिडेट्स टेम्परेचर, ग्राफोलॉजी टेल्स देम, उनको बताता है, किनको बताता है भाई, इसका सब्जेक्ट कहीं ना कहीं दे तो पहले होगा, या कहीं ना कहीं कोई प्लूरल सब्जेक्ट पहले कहीं ना कहीं होगा, इसीलिए उनका ऑब्जेक्ट देम आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ग्राफोलॉजी, ग्राफोलॉजी जो है टेल्स देम, उनको बताता है, किनको बताता है, पहले कुछ इंट्रो तो दो, ये इंट्रो थोड़ी है, इंट्रो का मतलब होता है जहां पर एक परफेक्ट आपको सब्जेक्ट, एक परफेक्ट आपको इंट्रो मिले किसी चीज के बारे में, तो इंट्रो ए से नहीं हो सकता। सी और डी बचा आपके पास, सी पढ़ो, डिस्पाइट पब्लिक सेप्टिसिज्म, पब्लिक के संदेह के बावजूद भी ग्राफोलॉजी प्लेज अ कोवर्ट रोल इन ब्रिटिश मैनेजमेंट। ठीक है, चलो मान लिया इससे शुरू हो रहा है, डी पढ़ो, मॉडर्न ग्राफोलॉजी बिगेन अर्ली इन द 19th सेंचुरी, कि जो मॉडर्न ग्राफोलॉजी है उसकी शुरुआत हुई थी, शुरुआती 19वीं शताब्दी में, व्हेन फ्रेंच चर्चमैन जीन हिपोलाइट मेकॉन क्रिएटेड द फर्स्ट ग्राफोलॉजिकल कैटलॉग। देखो बिल्कुल परफेक्ट इंट्रो मिल रहा है मुझे इसके अंदर, तो मैं अगर होता एग्जाम में तो मैं तो सीधा इसको आंसर लगा देता, लेकिन तुम्हारी समझ के लिए कुछ मैं और बता देता हूं। जैसे यहां पर मुझे दिख रहा है मैनी कंपनीज यूज इट, कई सारी कंपनीज यूज करती है इसको फॉर एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट एंड एनालिसिस, और इस वाले को पढ़ो, ग्राफोलॉजी टेल्स देम, अगर मैंने बताया था देम है तो कहीं ना कहीं प्लूरल नाउन रहा होगा, तो प्लूरल नाउन ये रहा, देखो कंपनीज, मैनी कंपनीज यूज इट, कई सारी कंपनीज इसको यूज करती है फॉर एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट एंड एनालिसिस, एग्जीक्यूट के जो अपने एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको रिक्रूट करने के लिए और उनके एनालिसिस के लिए यूज करते हैं इनको। ठीक है, और ये ग्राफोलॉजी उनको बताती है, किनको बताती है, उन कंपनीज को बताती है अबाउट द कैंडिडेट्स, क्योंकि यहां पर एग्जीक्यूटिव को उन्होंने रिक्रूट किया, कंपनीज ने यहां पर कर्मचारियों को रखा, तो ये जो ग्राफोलॉजी है भाई, यहां पर क्या बोल रहा है, मैनी कंपनीज यूज इट, कई सारी कंपनीज को यूज करती, किसको यूज करती है, ग्राफोलॉजी को, किसके लिए यूज करती है, फॉर एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट, अपने कंपनीज के अंदर एग्जीक्यूटिव को रिक्रूट करने के लिए एंड एनालिसिस करने के लिए, और ये जो ग्राफोलॉजी टेल्स देम, उनको बताता है, कंपनीज को बताता है अबाउट द कैंडिडेट्स टेम्परामेंट, यही जो कैंडिडेट्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव है, इनके टेम्परामेंट के बारे में हाईलाइटिंग बोथ, दोनों चीजों को हाईलाइट करता है, वीकनेसेस को भी और स्ट्रेंथ को भी, यानी कि बी और ए का बड़ा अच्छा पेयर मुझे मिल गया, और बी और ए का पेयर केवल एक ही ऑप्शन में, चारों में से देख लो इसमें है, तो अगर आप एक पेयर भी बना लेते तो आपका आंसर वैसे भी आ जाता। ठीक है, या तो इंट्रो ढूंढ लो या पेयर बना लो, सबसे बढ़िया चीज होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से एग्जाम में आपको क्वेश्चंस को करना है। अब देखो थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी आपके अंदर होनी चाहिए, एग्जाम में ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में ट्रिक लगी जाए, वो तो क्या पता यहाँ पर मैं ट्रिक लगा रहा हूँ, मेरा दिमाग क्योंकि काम करता है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ इतने सालों से, तो मेरे को काफी चीजों की नॉलेज है, लेकिन आप लोगों को शायद उतना नहीं है, आप लोग एग्जाम में अगर जाओगे तो क्या पता आपका दिमाग ज्यादा ट्रिक्स में ना चले, तो कई बार ऐसा होता है कि जब ट्रिक नहीं लग पाती है आपसे, आपका दिमाग नहीं चल पाता, तो वहां पर जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक हमारा दिमाग भी एक चीजों को स्ट्रक्चर करता है ना, कि नहीं इसके बाद ये हो सकता है वो हो सकता है, तो वो भी आपको यूज करना है, और वो कैसे डेवलप होता है, जब आप डेली क्या करते हो, रीडिंग करते हो। मैं हमेशा से बोलता हूँ रीडिंग इज मस्ट, रीडिंग आपको डेली आधा घंटा करना ही है। सुबह उठकर जो आप उठते के साथ ही फोन चलाने लग जाते हो, तो इस आदत को बदलो मेरे भाई, ये तुम्हें गर्त में लेके जा रही है, ध्यान रखना। सुबह उठते के साथ ही फ्रेश होकर एक्सरसाइज करके, और उसके बाद में या तो आप न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ जाओ आधा घंटा, या कोई अच्छी सी ऐसी नोवेल लेके पढ़ो जो आपके मतलब अपने आप को, जो आपको इंप्रूव करे, है ना, सेल्फ डेवलपमेंट की जो बुक्स होती हैं उसको आप पढ़ो, जो सेल्फ अवेयरनेस की बुक्स होती हैं उसको आप पढ़ो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बुक्स पढ़ो, या आपका माइंड जिससे वो ग्रो करे उस बुक को पढ़ो, या जिससे आपको स्किल्स सीखने को मिले वो कोई बुक पढ़ो, अच्छे इंसान की ऑटोबायोग्राफी पढ़ लो, तो ये सारी चीजें पढ़ा करो यार। फोन चलाने से कुछ नहीं होगा, सुबह आधा घंटा फोन में, 1 घंटा फोन में, उठते के साथ ही सबसे पहले फोन चेक करते हो, नोटिफिकेशन चेक करते हो, तो ये आदतें छोड़ दो अपनी। ठीक है, करो उस क्वेश्चन को जल्दी से फटाफट, जल्दी बताओ। ऑप्शंस देखो,
डी और सी है, यानी कि ना तो ए से शुरू हो सकता और ना बी से शुरू हो सकता। देखो अब आप बताओ मुझे, डी से होगा या सी से होगा, किससे होगा, जल्दी से बताओ फटाफट से। सी वाले को पढ़ो। मोस्ट पीपल डोंट, अच्छा मैं कहता हूं कि जब इतना क्लोज क्लोज हो ना कि आपको ढूंढना पड़े सी या डी में से क्या आएगा, अगर मान लो आपने ढूंढ लिया कि सी से शुरू हो रहा है, तो फिर इन दोनों में आपको देखना पड़ेगा। इससे अच्छा क्यों ना एक पेयर बना लो। अगर एक पेयर बनता तो पहले पेयर बनाने की कोशिश करो। चलो पढ़ो जरा, पढ़ो देखो। अच्छा वेयर एस का मतलब क्या होता है, जबकि। एक वर्ड दिख गया मुझे, जबकि। आप मुझे बताओ, जबकि मैं तभी तो बोलता हूं जब इससे पहले कुछ ना कुछ सेंटेंस आ जाए। जैसे मैं बोलता हूं ना कि देख भाई, वो गरीब घर से है, उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, जबकि उसका दोस्त बहुत अमीर घर से है। तो जबकि मैं तभी बोलता हूं ना जब उससे पहले कुछ ना कुछ बता चुका होता हूं, और वो भी उसका ऑपोजिट ही होता है ना, उसका उल्टा ही होता है। तो वेयर एज का मतलब ध्यान रखना। अब इस वेयर एज वाले को पढ़ो जरा कि इसमें बात क्या की जा रही है। वेयर एज, जबकि एंजाइटी अटैक्स, स्वेटिंग यानी कि पसीना आना, ट्रैम्बलिंग यानी कि कपकपी आना, कांपना, है ना, एंड हैविंग अ फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर, और मतलब आने वाले खतरे की, खतरा महसूस होना, माइट सजेस्ट, ये शायद बताते हैं एडवांस्ड एंजाइटी लेवल्स। ये सारी चीजें बताती है कि जो आपका एंजाइटी का लेवल वो क्या है, एडवांस्ड है। तो अगर जबकि के बाद में एडवांस लेवल के एंजाइटी की बात हो रही है, तो जबकि से पहले जो रहा होगा कहीं ना कहीं इसका ऑपोजिट ही कुछ रहा होगा। तो जरा ए वाले को पढ़ो। सिम्टम्स लाइक नर्वसनेस, इंक्रीज्ड हार्ट रेट बढ़ जाना, दिल की धड़कन, एंड फीलिंग वीक, कमजोर महसूस करना, आर सम ऑफ द स्टार्टिंग साइंस ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी की स्टार्टिंग साइंस ये है, जबकि एडवांस लेवल पे एंजाइटी के साइंस ये सब हैं। यानी कि मुझे पता चल गया ए के बाद क्या आएगा भाई, बी आएगा। ए के बाद भी इसमें है, नहीं है। ए के बाद भी इसमें है, इसमें है, इसमें है, नहीं है। अब आपके पास दो बचे, डी और सी। अब आप ये तो देख सकते हो कि डी और सी में से क्या आएगा। ठीक है, ए के बाद भी इसमें भी है, ए के बाद भी इसमें भी। अब आप देख लो कि डीसी होगा या सीडी होगा। तो पहले पढ़ लो आप डीसी। चलो पहले डीसी पढ़ लो। एंजाइटी इज अ सैड रियलिटी ऑफ टूडेज टाइम, की एंजाइटी जो है ना आज के समय की एक सैड रियलिटी है, दैट हैज प्लेग्ड अ नंबर ऑफ अस, जिसने हम लोगों में से कईयों को बीमार कर दिया है, इन अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट वेज। देखो कितना अच्छा इंट्रो है, इससे अच्छा इंट्रो क्या लोगे भाई, इससे अच्छा इंट्रो तुम क्या ही लोगे। सी वाले को पढ़ो। मोस्ट पीपल डोंट इवन रियलाइज दे हैव एंजाइटी और टेक करेक्टिव मेजर्स अंटिल इट एम्पलीफाइज एंड गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। तो पहले डी आएगा तभी सी आएगा ना, क्योंकि डी में एंजाइटी को इंट्रोड्यूस कर रखा है और सी में उसी के बारे में बता रखा कि कई सारे लोग जो है ना इसको तो इग्नोर करते हैं या करेक्टिव मेजर्स नहीं लेते इसको कंट्रोल करने के लिए जब तक ये बढ़ ना जाए। तो डी में क्या किया जा रहा है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। पहले आपने पेयर बना लिया ए बी का, तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। फिर आपने देख लिया कि हाँ यार डी में एक बहुत अच्छा इंट्रो मुझे मिल गया, तो डी से शुरू हो सकता है, और डी वाले में ए बी का पेयर भी है। ठीक है, आगे बढ़े भाई। क्वेश्चन नंबर 17 बताओ जल्दी से फटाफट। देखो सी बी डी, ए से तो शुरू नहीं हो सकता, सी बी या डी बताओ जरा। देखो डी से तो नहीं होगा क्योंकि बी में डी में बट आ रहा है और बट से किसी सेंटेंस की शुरुआत नहीं होती है। सी देखो जरा। इंडिया अ वेरी लार्ज कंट्री विद मेनी, हाँ सी वाले को पढ़ो एक बार, सी में क्या कह रहा है। इंडिया अ वेरी लार्ज कंट्री विद मेनी रिलीजन्स, मेनी मेनी कल्चर्स एंड मेनी लैंग्वेजेस हैज बीन अचीविंग सक्सेस इन ऑल फील्ड्स। इंट्रो दे रहा है, अच्छा इंट्रो दे रहा है कि इंडिया जो है अ वेरी लार्ज कंट्री विद मेनी रिलीजन्स, जिसके अंदर बहुत सारे रिलीजन है, धर्म है, मेनी मेनी कल्चर्स, बहुत सारे छोटे छोटे कल्चर्स हैं, एंड मेनी लैंग्वेजेस, कई सारी भाषाएं हैं, हैज बीन अचीविंग सक्सेस इन ऑल फील्ड्स, सारे फील्ड्स के अंदर जो है सक्सेस इंडिया को मिल रही है। ठीक है, अब जरा एक बार एक काम करो, जरा आप बट वाले को पढ़ो, क्योंकि यहां से मैं एक एक वो बना सकता हूं, एक पेयर बना सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है बट जो है दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, कंजंक्शन है ना। तो अब आप मुझे बताओ कि डी से पहले जो है क्या आना चाहिए। अगर ये बट है तो पहले इसको पढ़ो। बट इवन स्मॉल कंट्रीज विद मोनोलिथिक सोसाइटीज हैव मोर प्रॉब्लम्स देन दिस सेकंड लार्जेस्ट कंट्री, देन दिस सेकंड लार्जेस्ट कंट्री। हमारी सेकंड लार्जेस्ट कंट्री यानी कि इंडिया की बात हो रही है पॉपुलेशन के मामले में। अब तो फर्स्ट है, आपको पता, चाइना को भी हम लोग पीछे छोड़ चुके हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बोला जा रहा है, बट इवन स्मॉल कंट्रीज विद मोनोलिथिक सोसाइटी, यहां पर स्मॉल कंट्रीज की बात की जा रही है। ठीक है, वहां पर जो मोनोलिथिक, मोनोलिथिक का मतलब जहां पर एक ही धर्म होता है, हैव मोर प्रॉब्लम्स, वहां पर तो हमसे भी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, हमसे भी ज्यादा प्रॉब्लम, मतलब इसके पहले कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके अंदर नेशन की प्रॉब्लम की ऐसी कुछ ना कुछ बात की जा रही होगी। तो मेरे भाई जरा पढ़ो एक बार, ए को पढ़ो। सो द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया शुड नॉट बी व्यूड एज द फेलियर ऑफ दिस ग्रेट नेशन। हाँ मुझे ये तो पता लग रहा है कि डी के बाद ए मैच कर रहा है, क्योंकि पढ़ते ही पता लग रहा है कि भाई देखो इवन स्मॉल कंट्री, जो छोटी कंट्रीज होती है ना उसके जिसमें केवल एक ही धर्म होता है, हमारे इंडिया में तो बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे कल्चर है, लेकिन जो छोटे देश होते हैं जहां पर एक ही कल्चर होता है, एक ही धर्म होता है, वहां पर हमसे ज्यादा प्रॉब्लम है। इसीलिए इसीलिए
द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया शुड नॉट बी व्यूड एज द फेलियर ऑफ दिस ग्रेट नेशन। अगर इंडिया में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको हमें इंडिया के फेलियर की तरह नहीं देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसका रीजन बता रखा। अब देखो बट से पहले क्या आ सकता है, तो बट से पहले वैसे तो डी के बाद ए अगर आप देख लोगे तो एक ही में दिख रहा है, तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया, लेकिन और तरीके से देख लो आप श्योरिटी, श्योर होने के लिए। इसको पढ़ो, द यूनिकनेस ऑफ दिस नेशन, इस नेशन की, अब देखो क्या बोल रहा है, दिस नेशन, क्या बोल रहा है, दिस नेशन। अगर दिस नेशन बोल रहा है तो इससे पहले कहीं ना कहीं नेशन रहा होगा, क्योंकि दिस क्या करता है, क्या करता है, सपोर्ट करता है, सपोर्टिंग स्टेटमेंट है ना। तो अगर दिस सपोर्ट कर रहा है तो दिस से पहले जो भी होगा वहां पर नेशन की बात हुई होगी, तो नेशन की बात इसी में तो थी, क्योंकि सी में इंट्रोड्यूस किया जा रहा था कि इंडिया लार्ज कंट्री, इंडिया एक लार्ज कंट्री है, ठीक है। तो आपको पता लग गया सी और बी का पेयर बन रहा है, तो देखो एक और पेयर बन रहा है यहाँ पर, आंसर निकल चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए बता रहा हूं। पढ़ो, द यूनिकनेस ऑफ दिस नेशन लाइज इन इट्स यूनिटी, इसकी यूनिटी में, यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब अनेकता में एकता, ड्यू टू विच जिसकी वजह से, देयर आर प्रॉब्लम्स हियर एंड देयर एट टाइम्स, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स यहां पर है, देयर आर प्रॉब्लम्स हियर एंड देयर एट टाइम्स। तो अब आप मुझे बताओ, क्या आपको दो पेयर यहां पर मिल गए, एक आपको सीबी का पेयर मिल गया और एक आपको डीए का पेयर मिल गया, और आपको पता है सी से शुरू हो रहा है क्योंकि सी के अंदर एक इंट्रो दिया जा रहा है, तो और क्या लोगे भाई, सी से शुरू है, सी और बी का पेयर है, डी और ए का पेयर है, सारा का सारा मैच कर रहा है एक ही के अंदर, तो और क्या लोगे आप, है ना। समझ में आया। देखो इस वाले में बताया था कि इंडिया में प्रॉब्लम्स हैं, और इस वाले में क्या बताया कि वो तो छोटे देशों में भी हमसे ज्यादा प्रॉब्लम्स है, ठीक है, लेकिन तो यानी कि ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, कि इंडिया एक बड़ा देश है, वहां पर प्रॉब्लम्स है बहुत सारे धर्म होने की वजह से, लेकिन जो छोटे देश है जहां पर मतलब एक ही रिलीजन है वहां पर भी प्रॉब्लम्स है, तो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ये। तो यहां से एक और पेयर बन गया आपका बी और डी का, तो देखो बी और डी का भी पेयर यहां पर बन रहा है, कितने पेयर बनाओगे, लो भाई पेयर ही पेयर बना दिए मैंने तुम्हारे लिए, ठीक है। तो बस तुम्हारी जो नजर होनी चाहिए वो चील की नजर होनी चाहिए, चील की नजर, अगर तुम्हारी चील की नजर है, अगर तुम्हें सपोर्टिंग स्टेटमेंट पता है, तुमको इंट्रो दिख रहा है, तुमको पता है कि भाई सपोर्टिंग स्टेटमेंट के पहले क्या आना है, तुमको पता है कि अगर बट आ रहा है तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो उससे पहले क्या आ सकता है, तो तुम चीजों को कर लोगे। पहली क्लास को जरूर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 18, इसके लिए तुम्हें दे रहा हूं मैं मात्र 5 सेकेंड्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। खत्म। बताओ जरा, द फर्स्ट, द सेकंड, थर्डली, यानी कि पहले ए आएगा, फिर डी आएगा, फिर सी आएगा, एडीसी किस में दिख रहा है, एक ही में दिख रहा है, खत्म। खत्म। बी से शुरू होगा, ओवर द इयर्स, कि कई सालों में, आई हैव कम टू डिस्टिंग्विश 3 टाइप्स ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, 3 प्रकार के मेडिकल प्रैक्टिशनर्स मैंने देखे हैं, ठीक है, जिनमें से द फर्स्ट, पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, खत्म। तो आपको पता है पहले ए आएगा, फिर डी, फिर सी, और इन सबसे पहले बी, क्योंकि बी में इंट्रो है, ठीक है। 19वां बताओ भाई जल्दी से। बी सी डी है, देखो 4 ऑप्शन अलग अलग है, बी सी डी है, अलग अलग है, तो पहले आप देखो क्या बी से शुरू हो सकता है, क्रॉनिक इन्फेक्शंस, chronic infections such as typhoid, chickenpox and others for example are no longer feared, कि अब उनसे कोई डरता ही नहीं, are no longer feared. A factor contributing to the rapid rise of the population in the recent years has been the drop in the death rate. एक इंट्रो मिल रहा है मुझे, अब फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द रैपिड राइज ऑफ पॉपुलेशन, कि बहुत तेजी से जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसके पीछे जो एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है सबसे बड़ा, कि किस वजह से बढ़ रहा है, इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के कुछ सालों में, हैज बीन द ड्रॉप इन द डेथ रेट, कि जो मृत्यु दर है उसमें बहुत तेजी से ड्रॉप देखने को मिला है, ठीक है। ड्रॉप क्यों देखने को मिला, आप मुझे बताओ ड्रॉप क्यों देखने को मिला है, यानी कि बी से शुरू हो सकता है, ठीक है, एक इंट्रो है बी के अंदर। उसके बाद सी को पढ़ो, बिकॉज, तो बिकॉज से तो शुरू नहीं होगा, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, तो क्योंकि तो आप किसी सेंटेंस को बोलने के बाद बोलते हो ना, कारण बताने के लिए, तो सी से नहीं हो सकता। डी वाले को पढ़ो, इन 2001 द डेथ रेट इन इंडिया वाज अप्रोक्सीमेटली 8.5 पर थाउजेंड पीपल। जब भी आपको लगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, कैसे बनेगा, तो मैंने आपको बता रखा कि आप क्या कर लिया करो, पेयर बना लिया करो। सी को पढ़ो, बिकॉज ऑफ द मेडिकल ब्रेक थ्रूज, जो इतने बड़े बड़े मेडिकल के अंदर ब्रेक थ्रूज मिले हैं हमें, जो इतनी बड़ी बड़ी मतलब हमें रिसर्चेज मिली है मेडिकल के अंदर, बड़ी बड़ी मतलब दवाइयां मिली आज के टाइम पे, बड़े बड़े रिसर्चेज हुए हैं, इसकी वजह से क्या हुआ है, द डेथ रेट हैज डिक्रीज, जो डेथ रेट है वो क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है। और देखो यहां पर मेडिकल ब्रेक थ्रू की बात हो रही है, मतलब मेडिकल में एडवांसमेंट की बात हो रही है, और इसी की वजह से क्या हुआ है, जो क्रॉनिक इन्फेक्शन है सच है जैसे कि टाइफाइड, चिकन पॉक्स एंड अदर्स फॉर एग्जांपल, आर नो लॉन्गर फियर्ड, अब उनसे डर नहीं लगता, नो लॉन्गर, नो लॉन्गर का मतलब और नहीं, अब और नहीं, मालिक बोलते हैं ना कि अब और नहीं, नो लॉन्गर फियर्ड, अब उनसे कोई डर नहीं लगता। तो डर ना लगने का कारण जानते हो, यही मेडिकल ब्रेक थ्रूज, क्योंकि आजकल बहुत सारी
मेडिकल ट्रीटमेंट हमारे पास है, जिसकी वजह से अब हमें इनसे डर नहीं लगता, चिकन पॉक्स, टाइफाइड, इन सबसे। यानी कि सी के बाद ए का पेयर मैच कर रहा है, सी ए। सी ए किस में दिख रहा है? सी ए इसमें दिख रहा है, सी ए इसमें दिख रहा है, और किसी में तो नहीं दिख रहा, तो ये कट गया। अब देख लो बी से शुरू होगा, डी से शुरू होगा। अब आपको ये देखना कि अच्छा पेयर क्या बनेगा, बी डी बनेगा या डी बी बनेगा। तो बनाओ भाई, पहले आप पढ़ो बी डी। A factor contributing to the rapid rise of the population in the recent years has been the drop in the death rate। इंट्रो अच्छा बन रहा है। उसके बाद आगे की घटना है कि भाई 2000 पास्ट की घटना कि 2001 में जो डेथ रेट था इन इंडिया वाज अप्रोक्सीमेटली 8.5 पर 1000 पीपल था। तो मैच कर रहा है बीडी। डी भी पढ़ लो कि 2001 में जो डेथ रेट था इन इंडिया वो इतना था, इतना। उसके बाद बता रहा कि भाई एक फैक्टर है, मतलब जो तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है उसका क्या फैक्टर है। तो आपको पता, इंट्रो ये वाला दे रहा है, ये अच्छा इंट्रो दे रहा है कि इंडिया में तेजी से पॉपुलेशन बढ़ने का कारण क्या है, डेथ रेट। और उसी डेथ रेट को आगे यहां पर एक्सप्लेन कर रखा कि इंडिया में 2001 में कितना डेथ रेट था, उसी को तो आगे बता रखा है ना। पहले तो बात मेन यहां पर की गई डेथ रेट की, कि डेथ रेट में गिरावट होने की वजह से पॉपुलेशन बढ़ा है, और 2001 में ये जो डेथ रेट थी वो इतनी थी। तो पहले डेथ रेट को यहां पर इंट्रोड्यूस किया, फिर उसके बारे में यहां पर आगे बताया, पढ़कर पता लग रहा है। यानी कि बी पहले आएगा, डी बाद में आएगा। तो बी पहले डी बाद में, ये वाला है, ये नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। बताओ जरा, ए बी सी, तो डी से तो नहीं हो सकता। क्या देखो, ए से हो सकता है या बी से हो सकता है, सी से हो सकता है। देखो इंट्रो किसमें, इट सेंटर्स ऑन द सिंकिंग ऑफ, ये केंद्रित है, तो क्या केंद्रित है, तो सीधा इट से नहीं आएगा, इससे पहले कुछ ना कुछ तो सब्जेक्ट रहा होगा। इट सेंटर्स ऑन द सिंकिंग ऑफ द आरएमएस टाइटेनिक, तो ए से शुरू नहीं हो सकता। बी पढ़ो जरा, द फिल्म प्रूव्ड इमेंसली पॉपुलर। द फिल्म, देखो फिल्म कोई खास तो है नहीं, फिल्म तो बहुत है दुनिया में, लेकिन फिर भी द लगा है, मतलब इसको स्पेसिफिक बनाया जा रहा है। तो मतलब इससे पहले फिल्म के बारे में जिक्र किया गया होगा, मैं आपको बता चुका हूं। तो बी से भी शुरू नहीं होगा। सी पढ़ो, सी ए डी बी। टाइटैनिक इज एन अमेरिकन रोमांटिक एडवेंचर फिल्म रिलीज इन 1997। कितना अच्छा इंट्रो, और क्या लोगे, तो सी से शुरू है। अब तुम्हें देखना सी के बाद क्या आएगा, या फिर पेयर बना सकते हो। टाइटैनिक इज एन अमेरिकन रोमांटिक एडवेंचर फिल्म रिलीज इन 1997, जो कि 1997 में क्या हुई थी, रिलीज हुई थी। इट सेंटर्स, और उसी टाइटैनिक के बारे में यहां पर इट सेंटर्स, ये केंद्रित है किस पर, एक शिप के डूब जाने पर, बता रखा है। यानी कि सी के बाद ए मैच कर रहा है, इसमें आ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा। और बना के देख लो, ठीक है। द फिल्म, उसके बाद क्या आ रहा है, डी, मोस्ट ऑफ द फिल्म स्टोरी, क्योंकि पहले बता रखा कि किस पर केंद्रित है, एक जहाज के डूबने पर। फिर बता रखा मोस्ट ऑफ द फिल्म स्टोरी इज देन टोल्ड इन फ्लैशबैक, फ्लैशबैक में कहानी बताई जाती है एज द प्रोटोगनिस्ट, यानी कि जो हीरो, मुख्य अभिनेता कौन है, लियोनार्डो डिकैप्रियो, रिकाउंट्स द टाइटैनिक्स फेटफुल 1912 वोयाज। उसके बाद लास्ट में भी है, द फिल्म प्रूव्ड इमेंसली पॉपुलर। पहले फिल्म के बारे में बताया, उसके बाद बताया किस पर केंद्रित है, फिर उसकी कहानी के बारे में, और बाद में बताया कि भाई फिल्म सक्सेसफुल हो गई। तो ये तो लास्ट में ही आएगा वैसे भी, तो इसी में आ रहा है। देखो सी ए डी बी मैच कर गया पेयर, सी के बाद ए आएगा, आपको पता लग गया। ठीक है भाई, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आपने 10 के 10 क्वेश्चन जो आपने सही आंसर किए होंगे। कल की क्लास में, कल की क्लास इसकी लास्ट क्लास होगी, कल की क्लास में मैं आपको इसके 20 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, 20 या 25 क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद फिर मतलब इसकी अभी फिलहाल के लिए लास्ट क्लास होगी, फिर आगे भी इसकी और भी क्लासेस लेंगे, जो सीपीओ के मेंस के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं, या जो लास्ट अभी सीजल हुआ था 2022 का, उसमें जो मेंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे भी मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं। लेकिन इसके बाद अभी टॉपिक हम चेंज करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे पैसेज। पैसेज को कैसे एग्जाम में तेजी से सॉल्व करें, और पैसेज की जो थीम आती है एग्जाम के अंदर, आपको पता है, आपसे पूछ लेता है बताओ इसकी थीम क्या है, पैसेज का टोन क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे टोन को आइडेंटिफाई करें, कैसे थीम को पहचाने। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है वो भी, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है मेरे भाई, तो लाइक कमेंट करके मुझे बताना, जरूर शेयर करना वीडियो को। और मिलता हूं मैं आपसे कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है भाई। चलो मिलते हैं, जय हिंद।